हेलो एंड वेलकम। देख रहे हैं एडवांस फिजिक्स एकेडमी। आज का टॉपिक है नीट फिजिक्स एमसीक्यू एटम और न्यूक्लियस के बारे में, और वो भी टॉप एमसीक्यू जो री नीट 2026 यानी कि 21 जून आने वाला है उसके लिए। ये सारे एमसीक्यू कभी भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। देखिए, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये एनालिसिस करके ये सारे जो 20 क्वेश्चन करवाऊंगा आज, 20 क्वेश्चन फ्रॉम एटम न्यूक्लियस यहां से आपको मिलेंगे, दैट्स फॉर श्योर। एग्जाम के बाद आके आप बता दीजिएगा आपको मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एटम और न्यूक्लियस के ऊपर एमसीक्यू। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर देखिए थर्ड है, ऑफ He प्लस हीलियम प्लस एंड डेफिनेटली द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही थर्ड ऑर्बिट में है, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन प्लस के बारे में बताया गया है। तो उसका जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपके ऊपर। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करें आप देखिए, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, बहुत ही आसानी से आपको ये करना है। और ये पहला क्वेश्चन ही स्टार रेटेड क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे यूनिक फॉर्मेट में होंगे, तो डेफिनेटली इसको देख के जाना है। चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन। देखिए, हमें पता है वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v प्रोपोर्शनल टू z बाई एन, मतलब z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है हमें पता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। तो ये ऑर्बिट नंबर तो दोनों ही केस में 3 दिया गया है डेफिनेटली, तो n इक्वल टू 3। ओके बढ़िया। अब देखो, हीलियम आयन के लिए z जो है वो 2 है, क्योंकि हीलियम का चार्ज जो है, हीलियम में हमें क्या पता है, He24, तो 2 यहां 4, तो ये चार्ज कितना है, डेफिनेटली Z जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, तो इसलिए Ze का है ऑफ हीलियम का 2 है। लेकिन अगर बात करें हाइड्रोजन एटॉम का, तो एटॉमिक नंबर कितना है, डेफिनेटली 1 आ गया। तो इसलिए इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2:1। इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2:1। ठीक है, तो आप देखिए, तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, तो यहां पर आ गया ऑप्शन डी में 2:1। देखिए, मैं फिर से बता देता हूं, v प्रोपोर्शनल टू z बाई एन फॉर्मूला, तो डेफिनेटली इसके ऊपर ही बनेंगे, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। डेफिनेटली अगर आप इसको करके गए तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो आप यहां से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, which of the following figure represent the variation of log r by r0 versus log a ग्राफ। देखिए, ये बहुत ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर किसी कारणवश ग्राफ मिस किए गए हैं, तो यहां पर नॉन लीनियर अपवर्ड ग्राफ जो है वो ऐसे दिखता है, डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव स्लोप। ये सारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ग्राफ के बजाय। तो ऐसा भी आपको दे सकते हैं कि ग्राफ ना देके ऐसे ऑप्शन दे दे। तब आप क्या करें, तब आप क्या करें, किसका किसका ग्राफ है, देखिए लॉग आर बाई आर जीरो वर्सेस लॉग ए ग्राफ। ये जो हमारा आर इक्वल टू आर जीरो A⁻⁴ फॉर्मूला है ना, तो इसके ऊपर हमें ये काम करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करें। तो देखिए, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, आर इक्वल टू आर जीरो A⁻⁴, जिसको न्यूक्लियर रेडियस आर है और मास नंबर ए है। अब देखिए, यहां पर बोथ साइड आर जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, और लॉगरिथम ले ले तो क्या आएगा, लॉग आर बाई आर जीरो, यहां पर आ जाएगा लॉग A⁻⁴, तो A⁻⁴ का 1/3 आ गया लॉग ए। तो इसके अगर हम कंपेयरिंग करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो इक्वेशन होता है, उससे क्या आएगा, डेफिनेटली ये डेफिनेटली ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ये कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप में आएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहां से आपको राइट आंसर मिलेंगे, तो इसको आपको करके जाना है, यहां से आपको ऑप्शन बी में राइट करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के देखिए, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इसको करके जाइएगा, कभी भी मत छूटिएगा। हाइड्रोजन एटॉम ऑफ ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटॉम का जो बताया है 10.2 eV एनर्जी बता दिया है, बढ़िया, E इक्वल टू 10.2 eV है। आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने को बोला है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कहां से आता है, बोर प्रिंसिपल से आता है। देखिए, आप अपने आप से कैलकुलेट करिएगा, अगर आपको ना आए डेफिनेटली मैं सॉल्व करके तो दिखा रहा हूं, तो देख लीजिएगा। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए ये एनर्जी जो हमें दिया गया है 10.2 eV, उसको हम कैसे लगाएं, हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी बताया गया है। तो चलिए सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए, पहले तो हमें पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है E इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर ईवी, क्या आता है, हमें पता है E इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर
इंटू ईवी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉर्मेट में आता है, यूनिट फॉर्मेट आता है। तो देखिए यहां पर ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 में कितना आएगा एनर्जी, तो n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1, तो E1 आ जाएगा 13.6 eV। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेप मतलब n इक्वल टू 2, वहां पर आता है n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 कर दो तो आएगा -3.4 eV, हो गया। तो यहां पर एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करो, E2 माइनस E1 करो, कितना आ जाएगा 3.4 eV से प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा 13.6, तो आ जाएगा 10.2 eV। E2 माइनस E1 कर दो 10.2 eV आ जाएगा। अब देखो सिंस द इट एब्जॉर्ब 10.2 एनर्जी, 10.2 eV एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम n1 टू n2, क्योंकि ये क्या हो रहा है 10.2 eV एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये जो है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू बोर्स जो क्वांटाइजेशन कंडीशन, जिसका फॉर्मूला है L इक्वल टू NH बाई 2 पाई, उसको हमें लगाना है। तो यहां से डेल एल मतलब ये हमें पता करना है डेल एल एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। डेल एल मतलब क्या है L2 माइनस N1 इक्वल टू क्या करेंगे N2 माइनस N1 बाई H बाई 2 पाई, क्योंकि L इक्वल टू NH बाई 2 पाई है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के डेल एल बाई एल, डेल एल निकालना है, मतलब L2 माइनस N1 निकालना है। तो N2 माइनस N1 इक्वल टू क्या आएगा N2 माइनस N1 जो ऑर्बिट का डिफरेंस है इंटू H बाई 2 पाई। अब N2 कितना है 2, 2 माइनस 1 कर दो, N1 1 है, H प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू बिठाओ और 2 पाई का वैल्यू बिठा दिया, तो एनर्जी कितना निकल के आया, जो एनर्जी नहीं ये जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना निकल के आया 1.055 इंटू 10 टू द माइनस 34 जूल। तो यहां से देखो कहां पर है ये ऑप्शन, तो डेफिनेटली ये पहला ऑप्शन पे आपको मिल गया 1.05 इंटू 10 टू द माइनस 34 जूल, क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो ये सोल्यूशन जितना जल्दी हो सके डिस्कस करने के लिए ही मैं आपको यह क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रहा हूं कि अगर मैं लिखे करूं तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम में 21 जून का टारगेट है हमारा, तो डेफिनेटली इसको जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड टू एक्साइटेड एन इलेक्ट्रॉन Li प्लस डबल प्लस आयन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, कहां से कहां गया ये वाला डेफिनेटली ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट ऑर्बिट से हमें थर्ड ऑर्बिट में लेके गए। द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट दिया गया है x इंटू 10 टू द माइनस 10 मीटर, x का वैल्यू पता करना है, ठीक है। और AC, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, मल्टीप्लाई करोगे तो 1242 मतलब 1242 ईवी नैनोमीटर में आएगा, ठीक है। तो चलो ये हमें कैलकुलेट करना है, क्या हमें पता करना है, डेफिनेटली द वेवलेंथ का जो वैल्यू दिया है यहां से x का पता करना है, x का। तो x अगर पता करना चाहें तो हमें पहले क्या करना होगा, डेफिनेटली हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए चलिए, हमें पता है n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू 3, क्योंकि मैंने बोला था फर्स्ट ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड में थर्ड ऑर्बिट में गया है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इक्वल टू एच बाई लैंडा, तो डेल्टा इक्वल टू यहां पर हमें पता है 13.6 जेड स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये लिथियम आयन का जेड भी 3 है, तो इसलिए हमें ये 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर जो फॉर्मूला है एनर्जी का, आपको पता ही है, अगर ये फॉर्मूला सारे याद नहीं रहते तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, डेफिनेटली इसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला आपको नहीं पता होंगे तो नहीं होगा कुछ। तो ये 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, N1 कितना है 1, N2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 1 बाई 9, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1.108.8 ईवी, ओके। अब लैम्डा निकालना है, लैम्डा इस फॉर्मूला से क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई डेल्टा ई, एच सी का वैल्यू तो ऊपर में दिया था 1242, और ये निकल के आया हमारा एनर्जी, तो इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 114.14 इंटू 10 माइनस 10 मीटर। अब इसका अगर वैल्यू हम कंपेयर करें तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आया 114.14 या फिर 15। तो ये वाला कैलकुलेशन हमें अच्छे से करना होगा। फिर से बता देता हूं, ये वाला फॉर्मूला से एनर्जी निकालो, एनर्जी निकालने के बाद हमें एनर्जी का और एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा ई इक्वल टू एसी बाई लैम्डा, लैम्डा को सब्जेक्ट करो, बाकी का वैल्यू निकाल लो, हो गया। तो चलो इसका जो राइट आंसर है कहां पर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये अच्छे से आप करके जाइएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सारे यूनिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सब जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बताया गया है कि देख लीजिए। देखिए पहला तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीड द स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अभी बहुत सारे आ रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर,
वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस directly proportional to the mass number, density of the nucleus directly proportional to the cube root of mass number, और density of the nucleus is independent of mass number। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको चूज करना है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन, ए में सिर्फ ए और डी दिया गया है, ए और ई होगा तो बी, ए बी और ई होगा तो सी, ए और सी होगा तो डेफिनेटली डी होगा। तो पहले इसको एक एक करके हमें रिमूव करना होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, एक तो चीज हमें पता है आर इक्वल टू आर जीरो ए टू दी आर 1/3। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम क्या क्या आएगा, 4/3 पाई बाई आर क्यूब। तो ये अगर आ गया तो हमें यहां बता दिया, तो देख रहे हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है, मतलब स्टेटमेंट ए 100% करेक्ट है। और डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम का अगर ऐसे लिख पाए तो हमें मिल रहा है मास कैंसिल आउट ईच अदर, तो इसका मतलब है डेफिनेटली ई स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, मतलब ए और ई स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। ए और ई स्टेटमेंट कहां है, ऑप्शन बी पे है। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट ऑप्शन ए में है, जो कि बताया गया है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, ऑप्शन ए। और आखिरी स्टेटमेंट जो बताया गया है डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ये दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह ठीक ठाक, मतलब पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। D1 D2 आर द इंपैक्ट पैरामीटर, बहुत ही लेवल वाला क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाइएगा। इस क्वेश्चन को 2 बार अलग अलग से रिप्रेजेंट करना है, मैं बात बताता हूं। D1 D2 आर द इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री एंड 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली व्हेन अल्फा पार्टिकल अप्रोचिंग टू गोल्ड न्यूक्लियस, D1 इक्वल टू x D2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट जो है ना रदरफोर्ड का, वहां पर इंपैक्ट पैरामीटर के फॉर्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन बने हैं। तो ये सारे सिलेबस में पूरी तरह इंक्लूडेड हैं, आपको करके जाना है, क्योंकि इस बार 21 जून जो एग्जाम होगा ना, इसके लिए बहुत ही ये क्वेश्चन बढ़िया रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या करते हैं, हमें पता है जो इंपैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू, वो कॉट थीटा बाई 2 के साथ प्रोपोर्शनल होता है। अगर पता नहीं इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से जाके वीडियो देख लो, या फिर आपके एनसीईआरटी बुक्स में कहीं पर भी ये आपको मिल जाएगा। तो θ1 अगर 60 डिग्री हुआ तो ये हमें निकल के आया √3, cot 30 का वैल्यू बिठा दो। अब θ2 अगर 90 डिग्री हुआ तो क्या निकल के आया, cot 45 डिग्री, तो क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब इसका जो रेशियो निकल के आया, क्या निकल के आएगा, √3/1, मतलब √3 निकल के आया। तो यहां पर एक रिलेशन दिया था D1 इक्वल टू x इंटू D2, x का वैल्यू कितना आएगा, तो √3 आएगा। बहुत ही स्टार रेटेड क्वेश्चन है, तो यहां पर जो वैल्यू आया ऑप्शन ए में डेफिनेटली इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसको अच्छे से करके जाएगा। लेकिन D1 D2 ना दे के आपको अगर √D1 एंड D2 बोल दे कि स्क्वायर रूट ऑफ D1 एंड D2 आर द इंपैक्ट पैरामीटर, तब ये ऑप्शन क्या कहेगा, x इक्वल टू तब वैल्यू आएगा 3। ये करके देखिए, दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं, D1 D2 का भी बताया गया है, √D1 D2 का भी बताया गया है। तो ये क्वेश्चन का दोनों तरफ से घुमा फिरा के देते हैं, तो डेफिनेटली इसको अच्छे से करके जाइएगा। चलिए, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट एमिशन फ्रॉम रेडियोएक्टिव कंपाउंड इज डिटेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द कंपाउंड कैन एमिट, क्या क्या एमिट कर सकता है कंपाउंड जो रेडियोएक्टिव फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम 2 प्लस न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन। देखिए ये सारे जितने भी चार्ज वाले हैं इसको पास कर देगा, लेकिन सिर्फ न्यूट्रॉन यहां से पास नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 0 होता है, तो इसलिए 1 2 एंड 3 पास कर जाएगा। तो ऑप्शन जो है यहां का, ऑप्शन क्या लगता है, 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 पे क्या है, 1 2 3। लेकिन ऑप्शन 4 जो है न्यूट्रॉन, वो काम नहीं करेगा, इसलिए हमें ऑप्शन 1 को चूज करना है। फिर से बताता हूं, देखिए आपसे, हमें पता है लॉरेंस फोर्स का जो फॉर्मूला है F इक्वल टू QV क्रॉस B। तो यहां से जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं ये मूव कर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं पास कर पाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 8, एक रेडियो एक्टिविटी सीरीज के ऊपर एक क्वेश्चन बने हैं। रेडियो एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन नीट में बहुत सारे बनते हैं, तो इसको लिए आपको देख के जाना है। देखिए
इफ N0 इज द ओरिजिनल मास ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो ओरिजिनल मास है अगर N0 हुआ और हाफ लाइफ बताया गया है 5 years, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड, तो 5 years, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 15 years, अब 15 years के बाद कितना रहेगा। देखिए ये तो बहुत सारे तरह के कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये बता देता हूं, किसी अगर रखे पहले इनिशियल में कितना था, पहले इनिशियल में कितना था ये आपको होना चाहिए ना, पहले इनिशियल में था N0 तो लिख दो भाई, तो ये अगर हाफ लाइफ में गया, हाफ लाइफ में गया तो क्या हो जाएगा, N0/2 हो जाएगा। ये हाफ लाइफ कितना है यहां पर 5 years है, ओके। फिर एक हाफ लाइफ ले लो, फिर 5 years में कितना हो जाएगा, N0/4 हो जाएगा, बढ़िया। और एक हाफ लाइफ ले लो तो और एक 5 years में कितना हो जाएगा, तो N0/8 हो जाएगा। तो मुझे कितना बताया गया था, 3 हाफ लाइफ लेना है, 15 साल, तो 5 साल 5 साल 5 साल 15 साल हो गए, तो कितना बचा, N0/8। तो N0/8 कहां पर है भाई, ऑप्शन ए पे है। तो ऐसे कर किया करो, ऐसे न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हाफ लाइफ बताया गया है, टोटल 15 ईयर्स के बाद कितना है, तो 15/5 कर दो, 3 हाफ लाइफ लगेगा। तो पहले कितना था N0, तो पहला हाफ लाइफ लगा तो N0/2 आ गया, सेकेंड हाफ लाइफ लगा दो तो N0/4 पे आ गया, फिर से हाफ लाइफ लगा दो तो N0/8 आ गया। तो इनिशियली में जितना था उसका 1/8 रहेगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। A radioactive sample at an instant has a disintegration rate. Disintegration rate बता दिया है 5000 disintegration per minute, मतलब पर मिनट इतना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। आफ्टर 5 minutes द रेट इज 1250 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। 5 मिनट के बाद जो डेथ होता है वो हो जाता है 1250। तो डीके कांस्टेंट यहां से कैलकुलेट करो। तो डीके कांस्टेंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डेफिनेटली फॉर्मूला है उसका, आपको रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला भी होप सो आपको याद है। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है R=R0 e⁻ अब ये इसको अगर नहीं पता तो आपने किया होगा N=N0 e⁻ वो से। तो यहां पर N0 या फिर R0 कोई भी ले लो, 5000, और R जो है ये 1250 और T है 5, तो बिठा दो, कैलकुलेशन करो, बोथ साइड लॉगरिथम ले लो, लॉगरिथम लेके आप कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन करो। कोई ये कैलकुलेशन तो आपको कोई सिखा नहीं पाएगा, डेफिनेटली बहुत नॉर्मल जो कैलकुलेशन होता है वही करना है। तो इसका जो आएगा लैम्डा का वैल्यू 0.4 log 2, 0.4 log 2। आप देखो 0.4 log 2 कहां पर है, डेफिनेटली ऑप्शन ए पे आपको मिल जाएगा 0.4 log 2। फिर से बता देता हूं, सिंपल कैलकुलेशन है, N=N0 e⁻ बस खत्म बात। N0 और T का वैल्यू दिया गया है, आपको लैम्डा निकालना है, ठीक है, वैसे ही काम करेगा। अब देखो लैम्डा निकालने के लिए ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे इसको उठा दिए कि हम क्या करें, लॉगरिथम ले रहे हैं, तो इसलिए इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। ऐसे आप जो क्लास 12 में पढ़े हैं तो वो इसको आपको पता ही होगा डेफिनेटली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ न्यूक्लियस विथ एटॉमिक नंबर Z=92, एटॉमिक नंबर 92 है, बढ़िया, लग तो रहा है यूरेनियम, कुछ भी हो। शोइंग क्या क्या डीके हो रहा है, देखिए अल्फा बीटा, बीटा माइनस 2, अल्फा लगातार 5, फिर 2 बीटा माइनस, फिर अल्फा, फिर बीटा डबल प्लस और अल्फा। द एटॉमिक नंबर अब कितना है, इतने सारे डीके होने के बाद अब एटॉमिक नंबर कितना है। देखिए इसको सोल्यूशन करने के लिए मैं तो एक बात बताऊंगा आपको कि अल्फा डीके हुआ तो क्या होता है, मास नंबर से 4 घट जाता है, एटॉमिक नंबर 2 घट जाता है, क्योंकि अल्फा क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। बीटा डीके हुआ तो इलेक्ट्रॉन है वो, तो डेफिनेटली मास नंबर में 1 बढ़ जाएगी, बढ़ोतरी होगी, लेकिन एटॉमिक नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं कैसा क्या फॉर्मूला है। तो ईच अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिशन होने के बाद ये एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा, मास नंबर दिया नहीं तो मास नंबर का कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने की। और बीटा माइनस एमिशन में इंक्रीज हो जाएगा मास नंबर, एटॉमिक नंबर बाय 1, एंड बीटा प्लस में ये डिक्रीज हो जाएगा 1। ये सारे 3 अगर चीज आपको याद रखें, अल्फा रिड्यूस हुआ तो आपका एटॉमिक नंबर घट जाएगा कितना, 2, क्योंकि अल्फा क्या है, अल्फा है हीलियम न्यूक्लियस 2, इसलिए 2 एटॉमिक नंबर घट जाता है। बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा 1, और बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर फिर से घट जाएगा 1। तो यहां पर देख लो भाई कितने अल्फा कितने बीटा है, तो आप काउंट कर सकते हो, मैंने आपके लिए काउंट करके रखा है। तो चलो पहले तो देख लेते हैं अल्फा कितने हैं, अल्फा 8 अल्फा यहां से रिडक्शन हुए हैं, मतलब रिड्यूस हुए हैं। 8 अल्फा मतलब 16,
क्योंकि 1 के लिए 2 तो 8 के लिए 16। बढ़िया। अब देखो बीटा माइनस जो है वो 4 हुए हैं और बीटा प्लस जो है वो 2 हुए हैं। बीटा माइनस के लिए क्या होगा? बढ़ोती। तो डेफिनेटली बीटा माइनस के लिए 1 बढ़ जाएगा, तो 4 इंटू 1, एक ही बढ़ता है, हो गया। और बीटा प्लस के लिए क्या होता है? रिड्यूस बाई 1, तो इसलिए 2 इंटू 1 -2। तो 92 से क्या क्या कैलकुलेशन करना है? हमें अल्फा को माइनस करना है, फिर बीटा माइनस को ऐड करना है और बीटा प्लस को माइनस करना है। तो आखिर में कितना आया? 78। एक बार फिर से बता देता हूं, कितने अल्फा? 8 अल्फा। एक अल्फा के लिए 2 तो 8 अल्फा के लिए 16। कितने बीटा माइनस? 4 बीटा माइनस। तो एक के लिए 1, 4 के लिए +4। कितने बीटा प्लस? 2 बीटा प्लस। एक के लिए 1 घट जाएगा, 2 के लिए 2 घट जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। 92 से प्लस माइनस कर दो तो 78 निकल के आया। कहां पर है 78? तो ऑप्शन बी पे 78 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू 2 न्यूक्लियई फ्रैगमेंट व्हिच देयर वेलोसिटी आर इन द रेशियो 2:1। ये किसका रेशियो बताया गया है? वेलोसिटी का। कितना बताया गया है? 2:1। देखिए ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज और रेडी, न्यूक्लियर साइज या फिर रेडी का न्यूक्लियर जो रेशियो है कैलकुलेट करना है। तो ये भी वही वाला फॉर्मूला से आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आपको बनेंगे, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हमें क्या पता है? देखो, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है m1v1 इक्वल टू m2v2, तो m1 बाई m2 इक्वल टू v2 बाई v1 आता है। डेफिनेटली आता है। v1 बाई v2 कितना है भाई? 2/1 बताया गया है रेशियो। a1 बाई a2 निकालना है, तो a1 बाई a2 इक्वल टू m1 बाई a2 इक्वल टू क्या है? 1/2। हमें रिलेशन पता है r इक्वल टू a टू दी पावर 1/3 प्रोपोर्शनल टू 1/3। तो r1/r2 क्या होगा? a1 बाई a2 टू दी पावर 1/3। a1 बाई a2 कितना निकल के आया? 1/2। तो 1/1 इज टू 2 टू दी पावर 1/3। तो ये निकल के आया रेशियो। सिंपल कैलकुलेशन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, वहां से m1 बाई m2 निकालो, फिर रेशियो ऑफ देयर मास नंबर निकालो। a1 बाई a2 कितना है? 1/2। वहां से r न्यूक्लियर रेडियस का जो रिलेशन है r प्रोपोर्शनल टू a टू दी पावर 1/3 लगा दो, बिठा दो, कैलकुलेशन कर लो, हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कितना है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिर से और बहुत एक बढ़िया क्वेश्चन। एक अल्फा पार्टिकल जो है एनर्जी जिसका 5 MeV है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 180 डिग्री में स्कैटर्ड हो रहा है फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस से। द डिस्टेंस, यहां पर मार्किंग हो रहा है। चलो, तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच आपको निकालना है। डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच R0 का वैल्यू निकालना है। ये भी सिंपल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करके दिया है। अब डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी कैसा है? तो ये वाला देखिए, मार्किंग कीजिए, एंगल का और एनर्जी का वैल्यू है, दोनों में से हमको निकालना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच का जो वैल्यू है 1/4πε0 2e इंटू 2e/r²। ये 2e कहां से आ गया? क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी टर्न्स इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, तो डेफिनेटली फॉर्मूला बुक से एक बार देख लीजिए, एनसीईआरटी पे आपको मिल जाएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। यहां पर Z कितना है? 92 यूरेनियम का। डेफिनेटली ये 5 MeV, तो MeV को अगर जूल में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करो, मेगा इसलिए 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दो, तो निकल के आएगा इतना जूल। अब R0 की कैलकुलेशन, R0 डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये R0 आपको कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा? सिंपल कैलकुलेशन है, तो 5.3 × 10⁻14 मीटर। तो ये देखो, सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में, मीटर में 5.3 × 10⁻12 व्हिच इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻12। यहां पर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यहां पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, तो इसलिए क्या आएगा? डेफिनेटली 10⁻12 सेंटीमीटर के फॉर्म में है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डेफिनेटली आप इसका PDF चाहिए तो एडवांस फिजिक्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर लो तो डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू। बहुत एक थियोरेटिकल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोर्स करस्पोंडेंट प्रिंसिपल, पाउली एक्सप्रेशन प्रिंसिपल, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ना कि बोल्ट्जमैन्स लॉ। डेफिनेटली इसका जो राइट आंसर होगा, आशा करता हूं आप लोगों को जब पता होगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर ये मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड
ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी पाउली एक्सप्रेशन प्रिंसिपल आपको क्या है उसका भी स्टेटमेंट दिया गया है, आप चाहे तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन बाद में आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताया गया है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटालिक सरफेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दिया है 6.2 eV। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट बताया गया 5 वोल्ट। इंसिडेंट रेडिएशन लाइज बिटवीन, ये इंसिडेंट रेडिएशन कहां पर है, यूवी रीजन में, इंफ्रारेड या फिर विजिबल या फिर एक्सरे। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, देख लेते हैं ये इसका सॉल्यूशन। देखिए हमें आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है ना, E इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस के मैक्स। अब ओमेगा जीरो कितना दिया गया, वर्क फंक्शन 6.2 eV, बढ़िया। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमें पता है E इंटू 5 eV, तो 5 eV आ गया। 5 वोल्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया था ना 5 वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर E से मल्टीप्लाई कर दो तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया हमें। तो इसका जो वैल्यू आएगा तो क्या आएगा, तो 6.2 प्लस 5 अगर मल्टीप्लाई किया, कहां से मिला, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो 11.2 eV आ गया। अब ये जो है हमें एक फॉर्मूला पता है डेफिनेटली, ये वाला देखो, लैम्डा इक्वल टू 1240 बाई क्या है, ये जो मिला है हमको, इसको अगर डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, ये AC बाई E होता है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, AC बाई E। तो इसको डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 110.7 नैनोमीटर। अब ये 10 से 400 नैनोमीटर के अंदर आ रहा है, तो इसका किसका रेंज है, यूवी के लिए, अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए रेंज हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए में अल्ट्रावायलेट रीजन इज द राइट आंसर। ऐसे कैलकुलेट करने करना होता है। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा हमें कैसे पता हो कि ये 110 वाला कहां रीजन में है। तो देखिए वो जो चार्ट है ना, जो गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, ये सर सारे कितने रीजन में है, कि इसका वेवलेंथ कितना है, ये तो आपको डेफिनेटली याद रखने की जरूरत है, नहीं तो ये नहीं सॉल्व हो पाएगा। An alpha nucleus जिसका एनर्जी बताया गया हाफ एम स्क्वायर बॉम्बार्डेड हेवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज जेडी, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको निकालना है जिसके साथ प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द अल्फा न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू, इनमें से किसके साथ ये प्रोपोर्शनल में आएगा। तो देखो इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। डेफिनेटली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला हमें पता है, के या फिर हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू 1/4π0 2e इंटू जेड बाई r0। r0 क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसको सब्जेक्ट बनाओ, बाकी सारा यहां पर ले आओ। और r0 यहां से शो कर रहा है कि r0 प्रोपोर्शनल टू 1/m होता है डेफिनेटली, r0 प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर होता है डेफिनेटली, और r0 प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। तो इसमें से अगर करेक्ट ऑप्शन चूज करने की कोशिश करें तो देखिए ये वाला ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी में, और आपको ये नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन 1/m के साथ जो रिलेशन है ये आपको मिल जाएगा। देखिए कहां से मिला हमें, ये वाला जो ऑप्शन है 1/m के साथ जो प्रोपोर्शनल में है, इसलिए हमें वहां पर ऑप्शन मिला। ये 1/v स्क्वायर यहां पर मिला ही नहीं, देखिए v स्क्वायर है लेकिन 1/v स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन 1/m जो है, इसलिए इसका राइट आंसर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ AL27, अल्यूमिनियम का 27 और 13 का बताया गया है एस्टिमेटेड 3.6 फर्मी, इसका निकालने को बोला है, किसका, टेरियम का। बात बढ़िया। तो R इक्वल टू R0 ए टू देयर 1/3 पता है आपको, रेडियस निकालना होता है। तो चलो बहुत ही आसान है, तो इसके लिए हमें पता है, ये फॉर्मूला से हमें पता है R ए टू दी और 1/3 के साथ प्रोपोर्शनल में आता है। तो R टेरिलियम बाई एल्यूमिनियम, ए बाई ए टेरिलियम बाई ए एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम का 27 और RAl का कितना है, तो डेफिनेटली देखो 3.6, तो कैलकुलेशन करो। और 880 भी दिया है, तो हमें RTE निकालना होता है। ये बता रहा हूं ऐसे, RTE बाई R एल्यूमिनियम इक्वल टू हमें क्या है, ATE बाई A एल्यूमिनियम, इसका पावर में कितना आएगा, 1/3 आएगा। अब देखो ये T कितना है, 125, 125 मतलब 5 क्यूब, ओके, और ये कितना है 27 मतलब 3 क्यूब। इसका अगर 1/3 था तो ये क्यूब क्यूब कैंसिल होकर 5/3 आ रहा है, सिंपल देखो 5/3 आ रहा है डेफिनेटली। अब एल्यूमिनियम का भी बता दिया है, आर टी का निकालना है, तो आर टी इक्वल टू एल्यूमिनियम का कितना है 3.6, बढ़िया। तो 3.6 इंटू 5/3 इंटू 5/3, ओके, इंटू 5/3, जैसे 5/3 था कैलकुलेशन करो, 12 से कट जाएगा 1.2,
1.25 मतलब 6 फर्मी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 6 फर्मी। तो कहां पर है भाई? 6 फर्मी ऑप्शन बी पे है। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन डेफिनेटली अगर करके गए तो डेफिनेटली आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। इफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, द वेलोसिटी ऑफ Vn कितना होता है? nth ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू। अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट पे हाइड्रोजन एटॉम का मूव कर रहा है तो वेलोसिटी किसके साथ प्रोपोर्शनल में आएगा या फिर नहीं? ये तो सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, देखो v प्रोपोर्शनल टू z बाई n। तो 1 बाई n के साथ प्रोपोर्शनल होगा। 1 बाई n कहां है? ऑप्शन ए पे है। बस खत्म बात, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेफिनेटली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी kp और k अल्फा, प्रोटॉन के लिए kp, अल्फा के लिए k अल्फा, बढ़िया, एंटर इनटू मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री करके एंटर कर रहा है। द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल 2:1। इसका रेडियस का जो ट्रेजेक्टरी दिया गया है 2:1 दिया है, तो के अल्फा के बीटा का रेशियो निकालो। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, रेडियस के लिए जो फॉर्मूला आता है R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2km बाई क्यूबी। इसको अगर सॉल्व करें तो k से हमें रिलेशन रहता है k इक्वल टू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। अब मास ऑफ अल्फा कितना होता है? 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। देखिए यहां पर लिख दिया मैंने, मास ऑफ अल्फा 4 गुना प्रोटॉन से। और चार्ज कितना होता है? 2 गुना, क्योंकि हीलियम 2 4 होता है ना। तो रेडियस भी बताया गया है 2 1। तो बिठा बिठा दो, के अल्फा बाई के बीटा कर दो, यहां से इस रिलेशन से कर दो बस। तो क्यू पी बाई क्यू अल्फा इंटू आर पी बाई आर अल्फा, तो इंटू एम पी एम अल्फा बाई एम पी, बस तीनों का रिलेशन जो हमने यहां पर लिखा है कैलकुलेशन करो तो कितना आएगा? 4। तो रेशियो कितना आएगा? 4:1। जस्ट ये वाला इक्वेशन से, काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन से ये पूरा एम अल्फा बाई एम पी, क्यू अल्फा बाई क्यू पी और आर पी बाई आर अल्फा निकाल लो, बस खत्म बात। जैसा है वहां पर बिठा दो तो आ जाएगा 4:1। कितना था? 4:1। ओके, तो यहां पर कंफ्यूजन के लिए देखिए ए वहां बी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है, तो देख के कीजिएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ई डी ब्रुगली वेवलेंथ लैम्डा। एक काइनेटिक एनर्जी ई और डी ब्रुगली वेवलेंथ लैम्डा करके एक पार्टिकल मूव कर रहा है। द एडिशनल एनर्जी डेल्टा इज एडेड टू इट, एक एडिशनल एनर्जी इसके साथ ऐड किया गया है एंड वेवलेंथ कितना हो गया? घट के लैम्डा बाई 2 हो गया। तो डेल्टा ई का वैल्यू कितना है? ठीक है, तो ये मैं देख के ही बता सकता हूँ, 3 ऑप्शन होगा इसका, लेकिन देख लेते हैं कैलकुलेशन से, ऐसा तो नहीं होता। चलिए, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2me हमें पता है, तो इसके साथ ई का रिलेशन कितना हुआ? प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ई। हमें ई के साथ ही तो रिलेशन चाहिए और किसी के साथ नहीं चाहिए। अब ई डॉट क्या है? ई प्लस डेल्टा ई, तो लैम्डा बन गया लैम्डा बाई लैम्डा 2। तो लैम्डा बाई लैम्डा 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ई डॉट बाई ई। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 4e। पहले कितना एनर्जी था ये वाला रिलेशन से? तो उसको डेल्टा ई निकालो, डेल्टा ई मतलब ई डॉट माइनस ई, ई डॉट ई माइनस ई करोगे तो 3e आ जाएगा। तो आसानी से इसका ऑप्शन आ गया 3e। ठीक है, तो देख लो एक बार कैलकुलेशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इसका डेफिनेटली कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन एन 60 डिग्री इज 112 पर मिनट। 60 डिग्री में कैलकुलेट कर रहे हैं, अल्फा दिया, एंगल दे दिया है यहां पर, और 112 पर मिनट ये स्कैटर्ड हो रहा है। और अगर 90 डिग्री पे हुआ तो कितने सेम न्यूक्लियस पे कितना स्कैटर्ड करेगा अल्फा पार्टिकल? चलिए नंबर ऑफ कैलकुलेशन करना है हमें। तो हमें अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग जो फॉर्मूला है n प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। तो यहां पर थीटा 1 अगर हुआ तो ये निकल के आएगा 1 बाई 16। थीटा 2 अगर 90 डिग्री बिठाओ तो ये निकल के आएगा 1 बाई 4। रेशियो बना दो n2 बाई n1, तो क्या आएगा? कट जाएगा तो 1 बाई 4 आ जाएगा। तो n2 इक्वल टू n1 बाई 4 आ जाएगा। n1 112 दिया था तो उसको 4 से डिवाइड करो, 28 आ जाएगा। फिर से देखो, n प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन टू और 4 लैम्डा थीटा बाई 2, ये क्या है? ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का फॉर्मूला है। ठीक है, कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं नहीं पता तो देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो। थीटा 1 60 डिग्री बिठाओ, कैलकुलेशन करो इसका वैल्यू 1 बाई 16। थीटा 2 90 डिग्री बिठाओ, कैलकुलेशन करो इसका 1 बाई 4। आप रेशियो निकालो, रेशियो निकाल के n2 का वैल्यू, n1 कितना दिया है? 112, n2 का वैल्यू निकालो, आ जाएगा 28। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन 28।
तो ऑप्शन कहां पर होगा, ये ऑप्शन ए पे होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऑप्शन भी देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 eV और एनर्जी ऑफ He प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाइड्रोजन जो कि ग्राउंड स्टेट पे है उसका एनर्जी बताया गया है -13.6 eV। बढ़िया। He प्लस आयन जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, फर्स्ट एक्साइटेड में है मतलब n=2 पे है, तो उसका एनर्जी निकालो। बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन। देखो, ये वाला फॉर्मूला हमारा एनर्जी निकालने का है, E=-13.6 Z²/n²। हमें पता है, बढ़िया। हीलियम कितना है, Z=2। ऑर्बिट कितना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2, तो E2 निकालो। 13.6 Z² मतलब 2 का स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, सेम 13.6 EV आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 13.6 EV। समझ में आया, नहीं आया? चलो और एक बार, E=-13.6 Z²/n²। तो जैसे -13.6 था लिख दो। Z कितना आएगा, देखो हीलियम के लिए Z तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर। N फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2, वो भी 2 का स्क्वायर। ये तो कट गया, तो यही रह गया ना, ये तो यही रह गया, तो इसलिए ऑप्शन ये राइट आंसर। ठीक है, चलो। तो अगर ये क्वेश्चन सारे पसंद आए होंगे तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन में से तुम्हारा पूरा आने की संभावना है। ऐसे अगर वीडियो चाहिए लगातार मिलेगा तुमको। 21 जून तक मैं रीनीट का सीरीज ला रहा हूं, यहां से टॉप कैटेगरी का जो एमसीक्यू है मैं करवा रहा हूं। तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये वीडियो। लगातार ये टॉपिक वाला वीडियो मिल जाएगा, और आखिर में जब तुम्हारा 1 वीक रिमेनिंग होगा तो टॉप 200 एमसीक्यू जो कि आ सकता है वैसा वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।